Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are well. Okay, so now we are starting our video. पिछली जो है वो लेक्चर में हमने काफ़ी जो है वो मेन बातें जो है वो कवर की हैं, जिसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी, हाइपोमोबिलिटी पढ़ी, उसके फैक्टर्स पढ़े। इसके अलावा हमने कंट्रैक्चर और इसकी टाइप पढ़ी। अब आगे जो है वो हम प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम द सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग। अच्छा, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। अच्छा, सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग हमारे पास क्या है कि इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स को जो है वो स्टेबल करते हैं। ठीक है, उनको जो है वो आप स्टेबल करने के बाद हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल को चूज़ करके उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहे होते हैं। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ मसल है जो कि एसोसिएटेड विद द अनदर ग्रुप ऑफ मसल, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वो जो बीच वाला ग्रुप है उसको हमने सेलेक्ट किया स्ट्रेचिंग के लिए, और उसके ऊपर और नीचे वाले जो जो भी एक मतलब एक मिसाल दे रही हूँ कि उसके ऊपर और नीचे वाले जो ग्रुप है मसल का, उसको जो है या तो आपने जो है वो उसकी स्ट्रेचिंग नहीं करवाई, या तो है आपने जो है वो उसको स्टेबल कर दिया, या उसमें स्लाइट सी हाइपोमोबिलिटी जो है वो हम जो है वो कर देते हैं। अब इसके जो है अगर हम जो है इसकी एग्जांपल की बात करें। अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये एक प्रोसेस है वेयर बाय ओवरऑल फंक्शन ऑफ अ पेशेंट में बी इम्प्रूव्ड बाय अप्लाइंग द स्ट्रेचिंग टेक्निक्स सिलेक्टिवली टू सम मसल्स एंड जॉइंट्स बट अलाउइंग लिमिटेशन ऑफ मोशन टू डेवलप इन अदर मसल्स ऑफ द जॉइंट। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम जो है वो मैं जो हूँ वो इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ओके, सो हियर आर एग्जांपल्स। सबसे पहली जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हुई है एक पेशेंट को। मोर इम्पॉर्टेंटली जो थोरैसिक और सर्वाइकल के जो लीजन्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रंक की स्टेबिलिटी जो है वो गेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट सिटिंग नहीं होती मतलब पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट सिटिंग नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बैक के जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो भी जो हैं मतलब उनका जो कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम क्या करें कि हम जो है वो हैमस्ट्रिंग की सिर्फ हैमस्ट्रिंग की जो है वो स्ट्रेचिंग पर काम करें। ठीक है, उसको क्या करें कि इसके अंदर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि if the hamstring are routinely stretched to improve और maintain their extensibility। सही है, एंड मॉडरेट और मतलब क्या हो कि उसके हम हैमस्ट्रिंग की जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी पर जो है वो काम करें, और क्या करें कि जो बैक के जो एक्सटेंसर्स हैं, एक्सटेंसर्स ऑफ द लो बैक, उसको हम क्या करें कि उसके अंदर मॉडरेट सी हाइपोमोबिलिटी रहने दें। तो क्या होगा यहाँ पर कि पेशेंट जो है वो क्या होगा कि थोड़ा इस तरह एबल हो जाएगा कि वो जो ये छोटे जो वो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर लीन कर सके, मतलब उनकी वजह से कुछ लीनिंग सी जो है वो एक्टिविटी कर सके, थोड़ा सा जो है वो इतना हो जाएगा, मतलब पेशेंट जो है वो एबल हो जाएगा। इसके अलावा है कि टू मच लिमिटेशन ऑफ मोशन जो है वो मतलब हम जो है वो मतलब सही नहीं होगी अगर टू मच आपने जो है वो लिमिटेशन करा दी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन द लो बैक कैन डिक्रीज द फंक्शन। मतलब इसके अंदर ये होगा कि टू मच लिमिटेशन ऑफ द मोशन अगर हो रही है तो उसके अंदर क्या है कि लो बैक का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो है वो इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी हुई है, वो ये है कि जो पेशेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वाले, जिनके जिनके पास क्या होता है कि वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे होते, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे होते। अब उनकी वजह से जो है वो क्या होता है, अगर हम उनके जो लॉन्ग फ्लेक्सर्स हैं उन पे जो है वो थोड़ी स्लाइट हम हाइपोमोबिलिटी रहने दें, और उनकी जो है वो रिस्ट पर जो है वो काम करें। ऐसे ही द मिनटू में मतलब हम रिस्ट की मोबिलिटी मेंटेन करने पर काम करें। हम एक्सटेंड जो इंट्रिंसिक मसल है हमारे जो फिंगर्स के, उन पर जो है वो काम करें, उनकी स्ट्रेचिंग पर जो है काम करें, तो पेशेंट किस हद तक एबल हो जाएगा किसी चीज़ को ग्रैस्प करने में। तो मतलब स्लेफ्टिव स्ट्रेचिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा कि मतलब इट्स द थिंग कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स को ले रहे हैं। हमने पहली वाली एग्जांपल में पढ़ा कि इसके अंदर हम हैमस्ट्रिंग को चूज़ कर रहे थे फॉर द मोबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, और हम लो बैक को जो है वो स्लाइट हाइपोमोबाइल रहने दे रहे थे। इसके अलावा जो हमारे पास ये वाले जो मसल्स हैं मतलब हैंड्स वाले, तो हैंड्स के जो लॉन्ग फ्लेक्सर्स हैं उसके अंदर जो जो लॉन्ग फ्लेक्सर्स है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्लाइट हाइपोमोबिलिटी रहने दे रहे हैं, और जो दूसरे वाले जो मसल्स हैं जो हमारे इंट्रिंसिक मसल हैं उसकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ पर जो है वो हम काम करें, एक्सटेंसिबिलिटी पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ जो ग्रैस्पिंग पावर जो है पेशेंट की वो डेवलप हो रही है।
ओके, सो नाउ वी हैव द ओवर स्ट्रेचिंग एंड द हाइपर मोबिलिटी। मतलब ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो हाइपर मोबिलिटी जो है वो बॉडी में इंड्यूस हो जाती है, किसी जॉइंट में इंड्यूस हो जाती है, वो जो है इसके अंदर कहा हुआ है। अच्छा, ओवर स्ट्रेचिंग का सबसे पहले फिनोमेना होता क्या है, मतलब ओवर स्ट्रेचिंग हम क्या है, किस चीज़ को रहे होते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जॉइंट की जो थी वो नॉर्मल लेंथ थी, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन थी, इसको सपोज कर लेते हैं हम 90 डिग्री उसकी रेंज ऑफ मोशन थी नॉर्मल। ठीक है, हमने अब फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग की बात करें जो हम पेशेंट्स में करा रहे होते हैं, तो वो किस तरह से करा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी जो पूरी जो नॉर्मल थी वो 90 थी, और उस किसी भी मतलब पैथोलॉजी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से उसकी अपनी ही नॉर्मल लेंथ घटकर फॉर एग्जांपल 70 तक आ गई थी। ठीक है, तो उसकी नॉर्मल, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि स्ट्रेच करके मसल को जो है वो उसकी नॉर्मल लेंथ पर 90 डिग्री हमें लाना होता है, जो उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है। ओवर स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा होता है कि ओवर स्ट्रेचिंग में हम मसल को नॉर्मल रेंज से आगे तक ड्रैग करते हैं, आगे तक उसको स्ट्रेच करते हैं, इतना स्ट्रेच करने के बाद कि उसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से वो आगे जाकर 100 हो जाती है। अब जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमारी एक एक नॉर्मल है ना, लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से आगे प्रोसीड कर जाए तो ये हाइपर मोबिलिटी हो जाएगी। जिस तरह अगर आज मतलब उस पैथोलॉजी की वजह से 70 हो रही थी तो दैट वाज द हाइपर मोबिलिटी, तो इसी तरह से ये हाइपर मोबिलिटी में चला जाएगा। तो इसके आगे इन्होंने जो है वो ये लिखा हुआ है कि इसके कुछ मतलब ये नॉर्मली भी हो सकती है, जैसे जो एथलीट्स होते हैं हमारे पास उनको जो हेल्दी एथलीट्स होते हैं, आई वुड रिपीट कि हेल्दी एथलीट्स की जो वो बात हो रही है, एथलीट्स तो वैसे हेल्दी होते हैं, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल की बात हो रही है जो हेल्दी होते हैं, कि उनको जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। सही है, उनको क्योंकि उनको मतलब जो है ऑब्वियसली कुछ गोल्स अचीव करने होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर मतलब ओवर स्ट्रेचिंग उनको जो है वो की कराई जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने नीचे एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर ओवर स्ट्रेचिंग अगर हम उन जॉइंट्स को करवाएं जो कि पहले से ही मतलब इनस्टेबल हैं, उनके पास पहले से ही इतनी कोई मतलब मतलब वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो एक जॉइंट को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, या मतलब एक फंक्शनल पोजीशन जो है वो उसको जो है वो दे सकें ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़। तो अगर वो इस मतलब ये चीज़ उनके पास सफिशिएंट नहीं है और वो इस काबिल नहीं है, तो फिर अगर उन जॉइंट्स के अंदर अगर हम जो है वो करवाते हैं, इस ओवर स्ट्रेचिंग करवाते हैं, तो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल और वो इनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, क्योंकि क्या है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू ही मतलब इस काबिल नहीं है कि वो जॉइंट को जो है वो स्टेबिलिटी दे सकें पहले से ही। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ इंटरवेंशंस आ जाती हैं जिनको हम आगे जाकर कुछ को डीप में पढ़ेंगे। अभी जो है वो हम थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो इसका हम जो है वो कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी बढ़ रही होती है, ठीक है? जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्हांस हो रही होती है, रेंज ऑफ मोशन में भी मतलब एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन जो है वो गेन हो रही होती है। पहला है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मैनुअल भी हो सकती है, मतलब थ्रू हैंड्स, मैकेनिकल भी हो सकती है, सही है, मतलब थ्रू एनी डिवाइस। इसके अलावा पैसिव भी हो सकती है और असिस्टेड भी हो सकती है, मतलब कोई और करवाए या फिर असिस्टेड, इस तरह के कोई आपको जो है वो असिस्ट करे वो मूवमेंट मूवमेंट करने में। आप उसको एक्टिवली भी परफॉर्म करेंगे लेकिन कोई आपको असिस्ट करेगा। अच्छा, तो स्ट्रेचिंग क्या है हमारे पास कि हम एक शॉर्टेन मसल को जो है वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं, और जो भी मतलब उसको जो है वो उसको उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन को गेन कराने में सस्टेन्ड हो सकती है, इंटरमिटेंट हो सकती है, एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड विद ओवर प्रेशर एंड बाय मैनुअल कांटेक्ट और मैकेनिकल डिवाइस। मतलब आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं, या तो सस्टेन्ड फोर्स आप जो है वो अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है, या तो इंटरमिटेंट कर रहे होते हो, जो ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा आप क्या कर रहे होते हैं कि एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स लगवा रहे होते हो, जिसकी और ओवर प्रेशर देकर, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो आप मैनुअल कर रहे होते हो या फिर मैकेनिकल, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एक टाइम आता है, ऑब्वियसली फ़ौरन से तो नहीं हो जाता, एक टाइम आता है कि मसल जो है फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल रेंज में आने लग जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेचिंग है। दूसरी है हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग। अच्छा, सेल्फ स्ट्रेचिंग जो है वो क्या है हमारे पास कि ये जो होता है ये पेशेंट खुद कर रहा होता है, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेचिंग जो है वो पेशेंट खुद कर रहा होता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग से ही पता चल रहा है। इसके अलावा हम जो है वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का भी नाम देते हैं, इसके अलावा एक्टिव स्ट्रेचिंग का भी नाम दे रहे होते हैं। फिर देन वी हैव द न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन इनहिबिशन टेक्निक्स।
ओके, सो ये जो टेक्निक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी ओवरव्यू छोटा सा दूंगी इसका कि हम इसको पीएनएफ टेक्निक्स कह रहे होते हैं। सम ऑफ यू माइट नो, लेकिन जिनको नहीं पता तो पीएनएफ टेक्निक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम मसल्स को जो है वो स्ट्रेच जो है वो करवा रहे होते हैं। हम पेशेंट के रिसेप्टर्स पर काम कर रहे होते हैं, बेसिकली हम हर रिसेप्टर पर काम कर रहे होते हैं। हम उसको जो है वो विजुअल जो है वो कमांड्स देते हैं। इसके अलावा हम जो है उसको ऑडिटरी कमांड्स दे रहे होते हैं, ठीक है? हम उसको जो है वो इस तरह से हर रिसेप्टर पर काम करते हैं हम उसके। इसके ये मतलब पेशेंट उस मूवमेंट को फ़ील कर सकता है, उस मूवमेंट को सुन सकता है, उस मूवमेंट को देख सकता है। मूवमेंट को ऑब्वियसली मतलब हमारी कमांड्स को सुन सकता है और उस मूवमेंट को परफ़ॉर्म होता हुआ देख भी सकता है। तो हम एक तो उसके पीएनएफ रिसेप्टर्स पर काम कर रहे होते हैं और उस मतलब जो हम टेक्नीक जो उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं इसके बेसिकली ये पोस्ट आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं कि हम पहले मसल्स की जो है वो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको रिलैक्स करने के बाद फ़ौरन से हम उसकी जो है वो स्ट्रेचिंग करवा देते हैं। ठीक है? तो ये जो है ये इसका एक पूरा एक फ़िनोमेना है, जो हम आगे जाकर इंशाल्लाह इसको मैं इंशाल्लाह डीप में पढ़ाऊँगी और आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ आएगा, आई होप। अच्छा, तो ये जो है ये हमारे पास पीएनएफ है। इसके अलावा इसके साथ ही हमारे पास इसी से मिलती-जुलती एक टेक्नीक आती है, व्हिच इज़ द मसल एनर्जी टेक्नीक। अच्छा, मसल एनर्जी टेक्नीक जो है वो हमारे पास एक मैनिपुलेटिव टेक्नीक है, सही है? इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि मसल को लेंथन कर रहे होते हैं, उसको जॉइंट्स को जो है वो मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं इसके थ्रू। और ये जो होता है ये होता किस तरह से कि पेशेंट को जो है वो हम एक वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, सही है? एक प्रिसाइज़, एक कंट्रोल्ड डायरेक्शन में और एक प्रिसाइज़ और कंट्रोल्ड इंटेंसिटी में। अच्छा, प्रैक्टिशनर क्या कर रहा होता है, प्रैक्टिशनर जो है वो वो जो है वो काउंटर फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा होता है उसके ऊपर। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस अप्रोच, मतलब न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन ये बहुत एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम मसल्स की जो है वो बात करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला फिनोमेना, बस अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि पहला फिनोमेना इसके अंदर क्या है कि न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास जो मेन जो कॉन्सेप्ट इसको जिसके पीछे हम जो है ये टेक्निक कर रहे हैं वो है न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन। और इसके अंदर भी जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं कि अनदर जो है वो अप्रोच होती है, वो होती है हमारे पास पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी टेक्निक आती है विच इज़ द जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। जॉइंट मोबिलाइजेशन के अंदर जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि जॉइंट प्ले की जो हमने बात की थी, बेसिकली हम वही कर रहे होते हैं कि मतलब उस जॉइंट प्ले को जो रिड्यूस हो गया है किसी भी वजह से, या फिर मतलब उस जॉइंट के ऊपर जो कैप्सूल है या फिर लिगामेंट्स है या इसके अंदर मतलब किसी भी वजह से जॉइंट मोबिलाइज नहीं हो पा रहा, इसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, ग्लाइडिंग की टेक्निक होती हैं। ये सारे कुछ हम बेसिक जॉइंट प्ले को समझने के बाद हम अप्लाई कर रहे होते हैं। मैनिपुलेशन इज़ अनदर, कि मैनिपुलेशन जो होती है दैट्स द हाई स्पीड मूवमेंट होती है, मतलब एक थर्स्ट के साथ जो है वो मूवमेंट होती है, वो ऑब्वियसली मतलब जो न्यू फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनको इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये परफॉर्म नहीं कर सकते। मैनिपुलेशंस जो होते हैं वो हमेशा हमेशा जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैनिपुलेशन की तरफ जो है वो हम नहीं जाते। हम बेसिकली हम मतलब जो मतलब जो इतने ज़्यादा स्किल नहीं है या जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम मोबिलाइजेशन की तरफ ही रहते हैं। और मोबिलाइजेशन से किस हद तक हमें जो है वो काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। एक हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन की बात की थी और ये सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन के अंदर जैसे हमारे पास फ्रिक्शन मसाज आ गया, मायोफेशियल रिलीज़ आ गया, एक्यूप्रेशर या ट्रिगर मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन या न्यूरोमेनिंजियल मोबिलाइजेशन। तो न्यूरो टिश्यू मतलब इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हम जो है ना न्यूरल टिश्यू की मोबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो दैट्स ऑल। ये जो थी जो कुछ ये कुछ इंटरवेंशंस थी जो कि मोबिलिटी को जो है वो अचीव करने में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर मेन हम इन्हीं एक तो कुछ तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे पीएनएफ आ जाता है, ठीक है? ये और आगे जाकर मोबिलाइजेशन का तो एक अलग से पूरा चैप्टर है, वो जो है वो हम उस पर करेंगे। तो
हम मतलब आज के लिए जो है वो इतना ही। अब इंशाल्लाह जो है वो आगे आने वाली वीडियो में मैं जो हूँ इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस करूँगी। फिर आगे जाकर जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और उनका जो रिस्पॉन्स होता है टू द इमोबिलाइजेशन स्ट्रेच, उसकी जो है वो हम बात करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो जो है वो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। स्टिल अगर कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू response all of your comments as soon as possible. Allah Hafiz.